नमस्कार और राम राम। मैं आप सभी का अपने अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। पुणे में आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान के भूगोल के ऊपर, और राजस्थान के भूगोल के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान के अपवाह तंत्र के ऊपर। राजस्थान के अपवाह तंत्र के ऊपर यानी राजस्थान की नदियों के ऊपर हम बात कर रहे थे, और राजस्थान की नदियों के ऊपर जिसने राजस्थान के अपवाह तंत्र को हमने 3 भागों के अंदर बांटा था। अपवाह, राजस्थान की नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसको हमने 3 भागों के अंदर बांटा था। पहला बांटा था आंतरिक अपवाह तंत्र, उसके बाद अरब सागरीय अपवाह तंत्र, सागरीय अपवाह तंत्र, और उसके बाद हमने बांटा था इसको बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र हमने बात की थी कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है जिसका नाम है आंतरिक अपवाह तंत्र, और दूसरे नंबर स्थान पर आता है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी, और तीसरे नंबर पर आता है जिसका नाम है अरब सागरीय अपवाह तंत्र, जो तीसरे नंबर पर आता है। मैंने बात की सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जिसका नाम है आंतरिक अपवाह तंत्र, उसके बाद में आता है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, उसके बाद में आता है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, और उसके बाद में आता है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। तो हमने सबसे पहले बात की आंतरिक अपवाह तंत्र के ऊपर, और आंतरिक अपवाह तंत्र के ऊपर हमने जिस नदियों के बारे में बात की उस नदियों का नाम है, ट्रिक बनाई थी हमने, काका सा में रुगक गांव गया। काकासा में रुगक गांव गया। कांतली, काके, छाबी नदी, मेंथा नदी, रूपनगढ़, उसके बाद घग्गर, खारी, फिर हमने देखा था खंडेला, और भी समझिए तो इसकी सहायक नदियाँ, इसके बारे में भी हमने विस्तार से बात की थी। और बात की कि जो सबसे बड़ी सहायक, जो आंतरिक अपवाह तंत्र की जो सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है घग्गर नदी, और जो आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्ण भाव के आधार पर जो आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है, उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का नाम है यानी आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्ण भाव के आधार पर आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है कांतली नदी। कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़िया से निकलती है, और इस नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? इस नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी। उसके बाद कांकेय नदी, ऐसा कहा जाता है कि आंतरिक अपवाह तंत्र की जो सबसे छोटी नदी है जिसका नाम है कांकेय नदी। ये नदी, इस नदी को मसूदड़ी नदी भी कहते हैं। इस नदी को क्या कहते हैं? मसूरदी नदी भी कहते हैं। और इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से होता है, और बुद्ध झील के अंदर इस नदी का क्या होता है? समाप्त होता है। उसके बाद में हमने बात की आंतरिक अपवाह तंत्र के ऊपर सांबर झील के अंदर गिरने वाली नदियाँ, रूपनगढ़, उसके अंदर हमने देखा खारी नदी, उसके बाद में हमने देखा मेंथा नदी। ये नदी है, वो नदी है जो सांबर झील के अंदर गिरती। इस प्रकार हमने आंतरिक अपवाह तंत्र के ऊपर बात की, और आंतरिक अपवाह तंत्र की जो महत्वपूर्ण नदियाँ है उसके ऊपर हम विस्तार से हमने बात की। हमने आंतरिक अपवाह तंत्र समाप्त करके हमारा अंतिम पड़ाव चल रहा था अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियों पर। अरब सागरी की अपवाह तंत्र की नदियों के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी, और उसके अंदर हमने बात की पहले लूनी नदी के बारे में। अरब सागरीय अपवाह तंत्र के ऊपर हमने सर्वप्रथम बात की जिसका नाम है लूनी नदी। हमने बात की कि सर लूनी नदी का उद्गम स्थल
एक स्वतंत्र नदी के रूप में नहीं आता है, क्योंकि लूनी एक स्वतंत्र नदी नहीं है। लूनी दो नदियों के मेल से नदी बनी है। कौन कौन सी नदी? एक अजमेर की पहाड़ी से अजमेर यानी नाग पहाड़ी से एक नदी आती है जिसका नाम है सागरमती नदी, सागरमती नदी। और दूसरी आती है जिसका नाम है पुष्कर की पहाड़ियों से एक नदी आती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। ये दोनों नदियाँ एक स्थान पर मिलती है जिस स्थान का नाम है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में। ये नदियाँ गोविंदगढ़ अजमेर में मिलती है और मिलने के बाद में यहाँ से इस नदियों का नाम पड़ जाता है लूनी नदी। इसके बाद में ये लूनी नदी 6 जिलों के अंदर बहती है। अजमेर के बाद ये जाती है नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और उसके बाद ये नदी जालोर में अपना जल विलय करती है कसके रण में। उससे आगे बात की कि इस पर जसवंत सागर बांध बना है और नाकोड़ा बांध भी बना है। उससे आगे हमने इस नदी के ऊपर इसकी लीलड़ी, जोजड़ी, सहायक नदियाँ भी देखी। लीलड़ी, जोजड़ी, जवाई नदी पर राजस्थान का सबसे लंबा बांध इसकी सहायक नदी है जिसका नाम इसकी सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? जवाई नदी है। कौन सी नदी है? जवाई नदी को क्या कहती है? राजस्थान का अमृत सरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। उसके बाद में हमने बात की कि यह नदी बालोतरा से आगे जाने के बाद में इस नदी के अंदर क्या हो जाता है? पानी परिवर्तन हो जाता है। और पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। क्योंकि हमने बात की कि इसके अंदर बालोतरा के अंदर हमने बात की कि यहाँ पर सर्वाधिक कारखाने लगे हुए थे। कारखानों के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता था, कारखाना के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता था, ये नदी नालियों, वो वेस्ट मटेरियल नालियों के द्वारा इस नदी के अंदर आकर मिल जाती है। इसके कारण लूनी नदी का पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। लूनी नदी के बाद में हम आगे बात की थी जिस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी जो मैंद झील से निकलती है, एमपी से निकलती है। उसके बाद ये राजस्थान में उल्टे यू आकार के अंदर बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद मैंने बात की इस नदी पर माई बजाज सागर बांध बना है जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। उसके बाद इसके ऊपर पिकअप बांध बना है और गुजरात में इसके ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम है कडाना बांध। उसके बाद मैंने बात की ये त्रिवेणी संगम बन आती है सोममाई जाखम जो नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर बनाती है। जो कहाँ पर बनाती है सर? नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर बनाती है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी और इसकी सहायक नदियाँ भी हमने देख ली थी। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सहायक नदियाँ भी हमने देख ली थी। हमने देखा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो जाखम नदी पर बना है, जाखम नदी भंवर माता की पहाड़ियाँ से निकलती है। उसके बाद में हमने इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम सोम, और सोम का गदर एक बांध बना है। कहाँ पर बना है? उदयपुर में बना है। और इसकी सहायक नदियाँ देखी सोम, जाखम, उसके बाद अनास, मोरे और भी इसकी सहायक नदियों के ऊपर हमने विस्तार से बात की। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। माई नदी तक हमारा टॉपिक क्लियर था। और माई नदी से आगे हम जिस नदी के बारे में बात करते हैं उसका नाम है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास जो कहाँ से निकलती है? पश्चिमी बनास निकलती है राजस्थान में सिरोही से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिरोही से निकलती है। और ये कैसे बहती है? सिरोही से निकलती है। कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास कौन सी नदी है सर? पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास कहाँ से निकलती है? यहाँ से या ऐसे आकर ये ऐसे इसके अंदर मिल जाती हैं। कहाँ पर मिल जाती है ये नदी? तो ये नदी निकलती है नया सनवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? सिरोही के अंदर पड़ता है। सिरोही के अंदर पड़ता है नया सनवाड़ा। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पश्चिमी बनास। ये यहाँ से निकल कर ये नदी कहाँ चली जाती है? गुजरात के अंदर चली जाती है। राजस्थान के अंदर ये नदी कम ही बहती है। यहाँ से निकलने के बाद ये नदी गुजरात के अंदर आती है और गुजरात के अंदर आती बहती है
और खंबात की कस के रण के अंदर अपना जल का विलय कर देती है। जल का विलय, कस का रण, कस का रण के अंदर अपना जल का विलय कर देती है। इसकी सहायक नदियाँ देखें तो एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है क्या है, वे तरु। कहाँ से निकलती है, मेरा गांव सिरू से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है, मेरा गांव सिरू से। कहाँ से निकलती है, मेरा गांव सिरू से एक नदी निकलती है जिस नदी का क्या नाम है, जिस नदी का नाम है वेतरु नदी। और यहाँ पर एक सीपू नदी आकर इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ से यहाँ पर आके मिल जाती है, यही राजस्थान के अंदर बहती है। इस नदी का नाम क्या है, सीपू नदी इसके साथ आकर मिल जाती है। इससे संबंधित एक ही पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये नदी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस नदी के किनारे डीसा नगर बचा हुआ है। गुजरात का एक शहर है जिसका नाम है डीसा। तो डीसा शहर इस नदी के किनारे क्या है, स्थित है। इससे संबंधित बस एक ही जानकारी महत्वपूर्ण है। सॉरी, सुकली नदी इसकी सहायक है। यार क्या दिमाग, सुकली नदी इसकी सहायक है। सुकली नदी कौन सी नदी सर, सुकली नदी मेरा गांव से निकलती है। लेकिन सुकड़ी किसकी नदी सर, सुकड़ी लूनी की सहायक नदी है। सुकली किसकी सहायक नदी है, सुकली है बनास, पश्चिमी बनास की। लेकिन सुकड़ी किसकी नदी है, सहायक नदी है। सुकड़ी सहायक नदी है उसकी, लूनी की सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है। तो फटाफट इस नदी के ऊपर बात कर ले कि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है नदी, लेकिन राजस्थान के अंदर उद्गम कहाँ से होता, उद्गम होता है नया सनवाड़ा कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। नया सनवाड़ा सिरोही से उद्गम स्थल होता है। और विलय स्थान, विलय कहाँ पर होता है, विलय कहाँ पर होता है, विलय होता है कस का रण, रण का कस नहीं, कच्छ का रण गुजरात के अंदर होता है। नगर स्थित है जिस नगर का नाम है डीसा। डीसा शहर स्थित है, डीसा शहर इस नदी के पेचे पर स्थित है। उसके बाद में इसकी सहायक नदियाँ सुकली, सुकली और सीपू इसकी क्या है, सहायक नदियाँ है। कौन सी, सुकली और सीपू इसकी क्या है, सहायक नदियाँ है। तो पश्चिमी बनास, ये दो तीन ही उद्गम स्थल नया सनवाड़ा सिरोही से होता है। विलय कस का रण गुजरात में होता है। और नगर डीसा है। सहायक नदियाँ कौन सी है, सुकली और सीपू इसकी क्या है, सहायक नदियाँ है। उसके बाद में आती है जिसका नाम है साबरमती। कौन सी नदी है, साबरमती के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। साबरमती कौन सी नदी सर, साबरमती का उद्गम स्थल अरावली के अंदर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है फुलवारी की नाल, यानी फुलवारी की नाल पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। ये फुलवारियों की नाल पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती है, ये पहाड़ियाँ पड़ती है उदयपुर में पड़ती है। और उसके बाद ये नदी चली जाती है गुजरात के अंदर। इसके ऊपर दो नगर बसे है जिसका नाम है गांधीनगर और अहमदाबाद। कई बार पूछा गया, 2-3 एग्जाम को छोड़कर चौथे एग्जाम के अंदर ये इसके प्रश्न आ जाता है कि अहमदाबाद एवं गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है, साबरमती। और इसी के किनारे महात्मा गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था, साबरमती आश्रम। उससे आगे बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते इस नदी का। ये नदी कहाँ से निकलती है, ये नदी यहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों में निकलती है। फुलवारी की नाल,
फुलवारी की नाल जो कहाँ पर है सर? उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर है। और अंतिम इसका जो अपना जल ले जाती है वो खंभात की खाड़ी के अंदर ले जाती है। कहाँ पर ले जाती है? खंभात की खाड़ी के अंदर अपना क्या ले जाती है? जल ले जाती। उसके बाद में बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के ऊपर। तो सहायक नदियाँ बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद सहायक नदी है वेतरु, उसके बाद है सई, सई के बाद यहाँ पर आ जाती है हाथी, मधु, मत्ती और हाथी मती। क्या है? हाथी मती और मधुमती। सहायक नदियाँ देख ली। सहायक नदी ये इसकी सहायक नदी है। उसके बाद कोटड़ा, गुजराती कोटड़ा। और उसके बाद इसके ऊपर जो शहर बचे उसका नाम है गांधीनगर। उसके बाद आता है गांधीनगर। उसके बाद आता है अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी और गुजरात का एक औद्योगिक नगर है जिसका नाम है अहमदाबाद। ये दो ही राजस्थान की, जिस नदी का नाम है साबरमती नदी के क्या है? तट पर स्थित है। सही परियोजना के बारे में बात करें तो ये राजस्थान की पहली परियोजना है। सही परियोजना जब हमने बात की थी जवाई बांध, लूनी नदी की सहायक नदी जिसका नाम है जवाई। तो जवाई नदी पर बना बांध जिसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? जिसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? अमृत सरोवर कहते हैं। हमने बात की थी मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर, अगर इसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, इसके अंदर अगर पानी की कमी हो जाती है तो इस नदी से पानी लाया जाता है जिसका नाम है सई नदी। और सई नदी पर ये एक परियोजना बनी है जिसका नाम है सई परियोजना या सई सुरंग भी कहते हैं। क्या है? सई सुरंग। यहाँ पर एक सुरंग बनी है सई सुरंग, जो राजस्थान की प्रथम सुरंग है। राजस्थान की प्रथम सुरंग है। राजस्थान की प्रथम सुरंग जो 1971 के अंदर बनी थी, राजस्थान की प्रथम सुरंग। और इस नदी के ऊपर एक परियोजना गुजरात में विकसित है जिस परियोजना का क्या नाम है? जिस परियोजना का नाम है धरोई परियोजना, जिससे गुजरात को पानी भी मिलता है एवं गुजरात को क्या मिलता है? गुजरात को पानी भी मिलता है। इस नदी से गुजरात क्या बिजली भी प्राप्त होती है। बिजली के लिए पानी का यूज किया जाता है और पीने के लिए भी पानी का यूज किया जाता है। कौन सी परियोजना? धरोई परियोजना। किसमें? गुजरात के अंदर है, राजस्थान के अंदर नहीं है। उससे आगे इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर है, जिससे राजस्थान के अंदर सिर्फ ये 28 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बहती है। 28 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बैठती है। कुल लंबाई है इसकी 320 किलोमीटर। कितनी है सर? 320 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर कितनी बहती है? सिर्फ 28 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बहती है। राजस्थान के अंदर बहती है। और इसी पर इस नदी का राजस्थान के और इसी नदी को क्या कहते हैं? वांकल नदी भी कहते हैं। वांकल नदी भी कहते हैं। इसी पर एक परियोजना संचालित जिसका नाम है मानसी वांकल जल सुरंग। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है मानसी वांकल जल परियोजना जो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। कौन सी जल सुरंग है? मानसी वांकल जल सुरंग। राजस्थान की सबसे लंबी जो 11.2 किलोमीटर है। 11.2 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। कौन सी? मानसी वांकल जल सुरंग है।
तो ये थी नदी हमारी। इस नदी का उद्गम फुलवारा केनाल उदयपुर से होता है। उसके बाद ये नदी कोटड़ा कोटड़ा गुजरात अहमदाबाद में गिर जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ देखी मधुमती आती है। उसके बाद देखिए हमें वेत्रु, उसके बाद सई नदी, और सई नदी पर सही परियोजना बनी है जो राजस्थान की प्रथम परियोजना है। जवाई बांध को इस नदी से क्या मिलता है? पानी मिलता है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहता है। जवाई बांध लूनी नदी की सहायक नदी जिसका नाम है जवाई पर बना है। और अब इस नदी के ऊपर हम बात करते उद्गम कहाँ से होता है। इस नदी का उद्गम होता है इस नदी का फूलवारी की नाल। फुलवारी की नार कहाँ पर है? उदयपुर में। और उदयपुर में कहाँ पर है? ये भी अरावली की पहाड़ियों में। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अरावली की पहाड़ियों के अंदर है। विलय कहाँ होता है? विलय होता है खंभात की खाड़ी के अंदर होता है। खंभात की खाड़ी के अंदर होता है। शहर कौन कौन से बते? शहर में कोटड़ा गुजरात के अंदर है। उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद आता है गांधीनगर। गांधीनगर कौन सा? गांधीनगर। उसके बाद में इसकी विशेषता क्या है? इसकी सहायक नदियाँ देखें तो सहायक नदियाँ हाथीमती, उसके बाद मधुमती, उसके बाद वेरतु, उसके बाद सई पर सई परियोजना बनी हुई है। सई परियोजना बनी है राजस्थान की प्रथम परियोजना 1991 के अंदर बनी थी। 1971 के अंदर बनी थी। इससे जवाई बांध को पानी मिलता है। कैसे? जवाई बांध को क्या मिलता है? को पानी मिलता है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। तो ये थी इसके बारे में विस्तार से जानकारी। तो ये थी हमारी 2 सहायक नदियाँ जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंदर बसी थी। तो आज हमने अरब सागरीय अपवाह तंत्र को समाप्त किया और कल एक अपवाह तंत्र बचा है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, जिसके ऊपर कल हम विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। राम राम। और अंतिम में हमारा एक ही जय हिंद।